तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आज देखेंगे कि पृथ्वी की अंदर की जो संरचनाएं होती है वो किस प्रकार की होती है। हम लोग तो पृथ्वी पर निवास करते हैं, तो आमतौर पर आप अपने आँखों से जो देखते हैं वो चीज़ तो एकदम बेसिक ढंग से आप लोग देख लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी नीचे की चीज़ों को देखा है? नहीं देखे होंगे। तो आज हम इस सेशन के माध्यम से देखेंगे कि पृथ्वी के अंदर जो है उसकी संरचना किस प्रकार से होता है। मतलब कहीं ठोस है तो कहीं द्रव है तो कहीं गैस है, क्या चीज़ें हैं, पत्थर है, चट्टान है, नीचे में उसकी संरचना को बेसिक ढंग से देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हम लोग तो सिंपल फॉर्म में देखते हैं कि पृथ्वी के ऊपर पेड़ पौधे रहते हैं, जीव जंतु रहता है, हम लोग मकान बना लिए हैं, रेलगाड़ियाँ चलती हैं, बसें चलती हैं, मोटरसाइकिल चलती है, हम लोग जीवन निवास कर रहे हैं तो वो ऊपरी परत पर रह रहे हैं, उसके तह सतह पर रह रहे हैं। लेकिन सतह के नीचे जो है कि पृथ्वी का संरचना किस ढंग से है, तो उसको हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो इस वीडियो का हेडिंग रहेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की अंदर की जो संरचनाएं होती है उसको जो है कि हम दो तरह के थ्योरी से हम देखते हैं। उसमें पहला थ्योरी आता है स्वेस का वर्गीकरण, अर्थात स्वेस एक वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने ही सबसे पहले बताया कि पृथ्वी की अंदर की संरचनाएं किस प्रकार की होती है। तो इस वीडियो में स्वेस के वर्गीकरण को देखेंगे। दूसरा जो कि सर्वमान्य जो है कि नियम है, वो भूकंपीय तरंगों के आधार पर जो अध्ययन किया गया है उसके आधार पर हम अभी वर्तमान समय में मानते हैं कि पृथ्वी की अंदर की जो संरचनाएं हैं वो किस तरह से है। तो उसको भी हम बारीक ढंग से देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्वेस का वर्गीकरण। तो आप बस वीडियो में बने रहिए, उसके बाद आप एक एक करके देखते जाइए, एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो फिर देखिए स्वेस का वर्गीकरण क्या चीज है। स्वेस का वर्गीकरण, ठीक। तो आप लोग जो कि 8 क्लास या 7 क्लास के एनसीईआरटी बुक में देखते होंगे, एक नाम सुनते होंगे सियाल, एक सुनते होंगे सीमा, एक सुनते होंगे नीफे। तो ये वर्गीकरण जो है वो स्वेस जो है कि वैज्ञानिक का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, स्वेस ने ही बताया कि पृथ्वी की जो परतें हैं वो पृथ्वी की परतें जो है वो 3 तरह की होती है। ठीक, तो 3 तरह में स्वेस का वर्गीकरण में हम देखते हैं 3 परत में। पहला सबसे ऊपरी परत को स्वेस ने नाम दिया सियाल, मतलब कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिला हुआ शब्द है सियाल। तो मतलब कि ऊपरी परत सियाल सिलिकॉन और एल्युमिनियम के मिलकर के बना है। दूसरा उन्होंने बताया कि नीचे वाला सियाल के जो नीचे परत है उसका नाम दिया सीमा। तो सीमा मिलकर बनता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। तो मतलब कि बीच का जो परत है उसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक है। उसके जस्ट नीचे जो है कि सबसे लास्ट वाला परत का नाम दिया नीफे। तो नीफे में जो है कि निकेल और फेरस से मिलकर बनता है। निकिल और फेरस मतलब कि लौह ऑक्साइड जो है उसके मेल से बना हुआ है। तो स्वेस के वर्गीकरण में इन तीनों आधार को हम यहाँ पर देखेंगे। तो उसको आइए हम फिगर के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। तो इसका फिगर इस तरह से बना करके स्वेस ने बताया। देखिए, ये 3 परत हो गया। पहला परत जो है कि ये 500 किलोमीटर तक के बताया। उसके बाद 500 किलोमीटर के बाद इन्होंने बताया कि 1000 किलोमीटर, 500 से 1000 किलोमीटर के बीच में जो है कि वो सीमा है। मतलब कि ये 0 किलोमीटर से लेकर के 500 किलोमीटर के बीच के भाग को इन्होंने नाम दिया सियाल। सियाल मतलब कि सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम। सिलिकॉन और एल्युमिनियम इसकी मात्राएं अधिक होती है, इसलिए इसका नाम दिया गया सियाल। ठीक, उसके बाद इन्होंने बताया कि जस्ट 500 से 1000 किलोमीटर के बीच में जो है कि इस वाले भाग को सीमा बोला। सीमा, तो सीमा लिखाता है SI प्लस MA, मतलब कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम के मेल से बीच वाला भाग।
और उसके बाद नीचे जो है कि यहाँ पर पृथ्वी की केंद्र की अगर दूरी पूछा जाए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग गौर कीजिएगा कि 6371 किलोमीटर जो है पृथ्वी के सेंटर, मतलब कि उसके बीच वाले भाग 6371 किलोमीटर पर पड़ता है। 6371 किलोमीटर मतलब 1000 से 6371 किलोमीटर, ये वाला जो पोर्शन है इसका नाम इन्होंने दिया नीफे। नीफे मतलब कि निकील प्लस फेरस, Fe, ठीक, ENI लिखा हुआ निकील और प्लस फेरस। देखिए एक केंद्र है, केंद्र ये सेंटर है, यहाँ पर हम लिख देते हैं केंद्र, और केंद्र की दूरी कितनी है 6371 किलोमीटर। ये लोग आप लोग ध्यान दीजिएगा। केंद्र कहने का मतलब क्या हुआ, ये भी मतलब समझिए कि मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का केंद्र कहने का मतलब हुआ कि एकदम बीच वाला जो पोर्शन है उसी को केंद्र कहा जाता है। मतलब कि ये सेंटर जो है ना वो केंद्र है, तो मतलब ये वाला फिगर यहाँ से इसको काट करके बनाया गया है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस तरह से कटा हुआ उतना ही भाग इधर भी रहेगा, ठीक। तो ये बीच में कितना है 6371 किलोमीटर जो है कि वो सेंटर है, ये वाला भाग। इतना आप लोग ध्यान दीजिए कि सेंटर जो पृथ्वी का पड़ता है ना वो 6371 किलोमीटर के बीच में पड़ता है। तो स्पेस के वर्गीकरण में मोटा मोटी आप लोग इतना ध्यान दीजिए कि पहला जो ऊपरी परत है उसका नाम दिया सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलाकर के सियाल, उसके जस्ट नीचे जो है कि सीमा है सिलिकॉन और मैग्नीशियम, जस्ट उसके नीचे तीसरा परत जो है निकील और फेरस। तो स्पेस ने बताया तीन परतों के बारे में, और तीन परतों जो है कि ये इस प्रकार से है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। बस आप लोग वीडियो को डेली डेली देखिए, उसके बाद एक एक कंसेप्ट को हम अच्छा वीडियो लेकर के आएंगे, बस आप लोग देखते जाइए। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा स्पेस के वर्गीकरण में कि 0 से 500 किलोमीटर के बीच में सियाल सिलिकॉन और एल्युमिनियम के मेल से बना है, 500 से 1000 किलोमीटर के बीच सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और नीचे वाला जो है कि निकील और फेरस से मिलने से बना है, जिसे नीफे कहा गया। उसका सेंटर वाला पोर्शन जो है 6371 किलोमीटर, पृथ्वी के केंद्र की दूरी 6371 किलोमीटर है। एक चीज और यहाँ पर समझिए कि ऊपरी जो सियाल और मतलब कि सियाल से मिलकर बना है, उसका नाम उन्होंने कहा कि इसी के भाग को महाद्वीप कहा जाएगा। तो महाद्वीप वाला भाग जो है सबसे ऊपर वाला पोर्शन सियाल में आता है, और महाद्वीप जो है महासागरों के ऊपर जो है कि वो तैराव की स्थिति में है। कल के वीडियो में ही मैंने बताया था कि प्राचीनतम महाद्वीप जो सबसे पहला महाद्वीप अभी तो बिखर गया है टूट टूट कर, क्योंकि प्लेटों में विभाजित है। प्लेट विवर्तनिकी थ्योरी के बारे में कल मैंने बताया था कि पृथ्वी जो है कि विभिन्न भूखंडों में विभक्त है। तो पहला का जो कि सबसे प्राचीनतम महाद्वीप था उसका नाम था पेंजिया, उसके जो कि इर्द गिर्द में पानी जो घूम रहा था उसका नाम था पैंथालसा। तो इन्होंने बताया कि पेंजिया वाला भाग जो सियाल है, और पेंजिया के नीचे जस्ट पैंथालसा जो महासागर के नीतल का निर्माण हुआ है उसके ऊपर तैराव की स्थिति बनाती है, और नीचे जो है कि फेरस और निकेल के मिलने से जो है कि नीफे का निर्माण हुआ, और पृथ्वी जो है कि अपने धुरी पर 24 घंटा में एक बार घूर्णन गति के कारण चक्कर लगा रही है, और इसी जो है कि फेरस और निकेल के कारण पृथ्वी में चुंबकीय बल उत्पन्न होती है। मतलब क्या कि आप देखते होंगे कि फेरस जो है ना वो लोहा का एक ऑक्साइड है, और चुंबक का जो गुण होता है वो लोहा को खींच लेना होता है अपनी ओर। तो आप लोग सुनते होंगे कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक की भांति जो है कि कार्य करता है। तो वो किस ढंग से कार्य करता है मोटा मोटी हम समझाने का कोशिश आप लोगों को कर रहे हैं, बस सुनिए। आप लोग तो अभी तक सुने होंगे, लेकिन इस थ्योरी को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि पृथ्वी पर कोई भी चीज़ जो है कि नीचे ही क्यों आता है। जैसे ये कपड़ा हम छोड़ रहे हैं तो ये नीचे आ रहा है, ठीक। हम किसी भी चीज़ को नीचे करने के लिए सिर्फ छोड़ देंगे, वो नीचे ऊपर नहीं जाएगा, उसके पीछे यहीं से रीजन उत्पन्न होता है। वो रीजन यह है कि पृथ्वी के केंद्र में जो है कि फेरस का ऑक्साइड और निकिल का ऑक्साइड मिल करके वो घूम रहा है। पृथ्वी अपने धुरी पर घूम रहा है ना, कोई भी चीज़ को घुमाते रहिएगा तो उसके अंदर अगर फेरस और निकिल है तो जो कि चुंबक का गुण प्राप्त कर लेगा, इसीलिए पृथ्वी एक चुंबक की भांति कार्य करता है। तो मोटा मोटी स्पेस इस वर्गीकरण में सियाल, सीमा और नीफे के बारे में बताया, और उसके केंद्र की दूरी 6371 किलोमीटर इन्होंने बताया, जो कि केंद्रीय परत है।
लेकिन इसमें निष्कर्ष यह निकला इस थ्योरी से कि स्पेस के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार नहीं माना गया। मतलब कि इसने भूगर्भ को, पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझाने के लिए एक जो है कि ये मोटा मोटी जो है कि एक खाका तो खींच दिया, लेकिन इससे यह बात सिद्ध नहीं हुआ कि रियल में ऐसा ही चीज़ है। तो बाद में इसको जो है कि और ये मान्यता प्राप्त करने के लिए, मतलब कि और को सबूत जुटाने के लिए वैज्ञानिकों ने आगे के दिनों में जब सिस्मोग्राफ यंत्र का आविष्कार हुआ तो उससे इन्होंने यह बताया कि पृथ्वी की अंदर की संरचनाएं जो है कि किस तरह से होती है। तो आगे जो है कि हम देखेंगे भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसको आधार नहीं माना गया है, लेकिन इससे जो है कि मोटा मोटी समझाने का एक प्रयास किया गया। हम कल ही आपको बताए थे ना कि 1912 में वेगनर नामक वैज्ञानिक ने महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी दिया था, जिसमें जो है कि स्पेस के वर्गीकरण को ही आधार बना करके वैगनर जो है कि वो थ्योरी को देता है। तो स्पेस के वर्गीकरण से हम क्या सिद्ध किए हैं अभी? स्पेस के वर्गीकरण से इस बात को सिद्धि मिलती है कि पृथ्वी की प्राचीनतम महाद्वीप जो पेंजिया है वो प्राचीनतम महासागर पैंथालसा के ऊपर जो है कि तैराव की स्थिति में है। ठीक, तो अब हम इसमें जो है कि आगे आइए देखते हैं भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक, भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हिंदू बाबा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम जो कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर देखेंगे। तो यहाँ पर हम आपको एक फिगर बना करके दिखाते हैं, बस उस फिगर को आप अच्छे से देखिए। उसके बाद भूकंपीय तरंगों के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके बाद इसको सिद्ध करेंगे कि पृथ्वी की अंदर की जो संरचना है वो ठोस है, द्रव है, या फिर किस तरह का चट्टान पाया जाता है। उसको हम इस थ्योरी को सीधे यहाँ पर करके आप लोग को दिखाएंगे। बस आप देखिए, पृथ्वी को जो है कि सतह से केंद्र तक ये भूकंपीय तरंग के आधार पर भी 3 भागों में ही विभाजित किया गया है। आप लोग इसको भी बेहतर ढंग से सुने होंगे कहीं ना कहीं। पहला सबसे ऊपर वाला को जो भूपटल नाम दिया गया, इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं। दूसरा प्रवाल या फिर मेंटल, इंग्लिश में उसको बोलते हैं। और तीसरा जो है कि कोर, अंतरिम या कोर, उसको क्रोड़ बोला जाता है। तो ये जो है कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर भी 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का, पहला मैंने बताया, यहाँ पर लिख देते हैं। पहला मैंने बताया, सबसे ऊपर वाला भाग को भूपटल, क्रस्ट इंग्लिश में बोला जाता है। यहीं पर लिख देते हैं भूपटल, क्रस्ट, क्रस्ट। ठीक, दूसरा मैंने बताया मेंटल, तीसरा मैंने बताया कोर या क्रोड़ या अंतरिम, इसको बोला जाता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ नाम आप लोग सुनते होंगे कि भूपटल का निर्माण देख लीजिए। भूपटल का निर्माण जो है कि इस थ्योरी में बताया गया कि 33 किलोमीटर तक जो क्षेत्र है पृथ्वी के अंदर, अगर जो हम जाएंगे, केंद्र उसका रहेगा 6371 किलोमीटर ही, लेकिन उसके जो है कि नीचे जाएंगे 33 किलोमीटर तक तो भूपटल रहेगा। तो उसकी संरचना आप लोग सिर्फ देखिए, इस तरह से है। एक मिनट, फिगर आप लोग को दिख रहा है ना ठीक से? देखिए, ये मान लीजिए कि 33 किलोमीटर का क्षेत्र है। यहाँ पर 33 किलोमीटर, एकदम इसको ध्यान से देखिए। इसका नाम इन्होंने दिया भूपटल।
भूपटल। ठीक, 33 किलोमीटर का जो भाग है उसका नाम मतलब कि भूकंपीय तरंग के आधार पर भूपटल रखा गया। 33 किलोमीटर से लेकर के हर 29 किलोमीटर के क्षेत्र को इन्होंने दूसरा नंबर मेंटल कहा। यहाँ पर मान लीजिए कि 2900 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। अब ये वाला जो भाग हो गया वो मेंटल हो गया, मेंटल, ये पूरा का पूरा। अब देखिए 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर के क्षेत्र जो है वो इसका नाम दिया कोर। ठीक, उसके बाद आगे देखिए आप लोग कि ये देखिए कि ऊपरी भूपटल है, सबसे ऊपर ऊपरी भूपटल, इधर देखिए दिखते हैं ऊपरी भूपटल, भूपटल, और ये देखिए निचली भूपटल है, ये निचली भूपटल है। ठीक, ऊपरी भूपटल और निचली भूपटल जो है कि उसके बीच जो असंबद्धता बनती है, मतलब कि इसके बीच एक जो है कि संबंध बनता है, इसको डॉटेड लाइन से हम बताते हैं। असंबद्धता कहने का मतलब हुआ कि एक रेखा यहाँ से गुजारा गया, उस रेखा को नाम इन्होंने बीच वाले भाग को जो है कि इसका नाम रखा गया कोनार्ड असंबद्धता। ये सब क्वेश्चन पूछता है, ये कोनार्ड असंबद्धता है, कोनार्ड असंबद्धता, असंबद्धता। एकदम देखते जाइए, क्लियरेंस एकदम पूरा मिल जाएगा क्या है नहीं है। ठीक, उसके बाद 3300 किलोमीटर तक तो भूपटल समाप्त हो गया, और 3300 किलोमीटर जो है कि उसके बाद मेंटल का होता है शुरू। तो ऊपरी मेंटल कौन हो जाएगा, ऊपरी मेंटल ये वाला हो गया। ये तो निचली भूपटल जो है वही ऊपरी मेंटल भी, ऊपर वाला मेंटल यही वाला आएगा। तो ऊपरी मेंटल और ये निचली मेंटल, ये निचली मेंटल है, ये चीज ध्यान दीजिए, निचली मेंटल, मेंटल, निचली मेंटल। और इसके बाद जो असंबद्धता बनती है, यहाँ पर भी एक असंबद्धता बनता है, उस असंबद्धता को नाम दिया गया रेपटी असंबद्धता, रेपटी असंबद्धता, असंबद्धता, रेपटी असंबद्धता ये वाला हुआ। निचली मेंटल, निचली भूपटल, या फिर बोल लीजिए कि ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल, मेंटल, ऊपरी मेंटल या निचली मेंटल, ये दोनों के बीच में रेपटी असंबद्धता बनता है। और उसके बाद जो है कि निचली मेंटल, ये निचली मेंटल हो गया, और ये हो गया मतलब कि बाह्यतम कोर भी यही है, बाह्य कोर, बाह्य कोर। ठीक, और ये जो है कि आंतरिक कोर हो गया यहाँ पर, आंतरिक कोर। तो निचली मेंटल या फिर बाह्य कोर और ऊपरी मेंटल, ये दोनों के बीच जो है कि रेपटी असंबद्धता है। ये चीज तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर निचली मेंटल, निचली मेंटल, निचली मेंटल और बाह्य कोर के बीच में जो है कि निचली मेंटल और बाह्य कोर, यहाँ पर एक मिनट, निचली मेंटल का भाग यहाँ तक है, या फिर इसको जो कह लीजिए बाह्य कोर, इसके बीच का जो भाग है उस बीच वाले भाग को बोला जाता है गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग असंबद्धता या बाइचर्ड, गुटेनबर्ग या बाइचर्ड, बाइचर्ड जगह नहीं है, असंबद्धता, असंबद्धता। ठीक, ये निचली मेंटल या फिर बोल लीजिए बाह्य कोर, यहाँ पर बाह्य कोर भी लिख देते हैं, बाह्य कोर, बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच में जो है गुटेनबर्ग बाइचर्ड असंबद्धता है। और एक चीज और आप लोग देख लीजिए, बाह्य कोर और अंतरिम कोर, मतलब कि यही दोनों के बीच में एक संबद्धता और भी आता है, उसका नाम दिया गया लेहमैन असंबद्धता, लेहमैन असंबद्धता। अब देखिए यहाँ पर फिगर थोड़ा सा बढ़िया से नहीं बन पाया है, इसलिए हम समझा देते हैं। पहले मैंने क्या बताया, एकदम ध्यान से सुनिए। सबसे ऊपरी मेंटल
और निचली मेंटल, ये दोनों के बीच में जो है कि बनेगा, उसको कोनाड असंबद्धता बोला जाएगा। सबसे पहले क से शुरू होगा, ऊपरी भूपटल और निचली भूपटल के बीच में क से शुरू हुआ, कोनाड असंबद्धता। उसके बाद हम बताएं कि निचली भूपटल और ऊपरी मेंटल के बीच में मोह असंबद्धता आ जाएगा। उसके बाद हमने बताया कि ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में रेप्टी असंबद्धता आ जाएगा। उसके बाद निचली मेंटल और बाह्य कोर के बीच में गुटेनबर्ग बाइचर्ड असंबद्धता आ जाएगा। उसके बाद जो है कि बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच में मैंने बताया कि लेहमेन असंबद्धता का यहाँ पर पोर्शन आता है। और एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए कि ये 33 से 2900 किलोमीटर के बीच में ही एक भाग आता है 100 से 200 किलोमीटर के बीच वाला पोर्शन। इसको आप लोग ध्यान से सुनिए, यहीं से जो है भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। और ये जो है कि 100 से 200 किलोमीटर के बीच का भाग है। इसको लिखने का मतलब हम समझाते हैं। ये जो है कि इसको प्लास्टिक दुर्बल मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये प्लास्टिक दुर्बल मंडल इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है कि 100 से 200 किलोमीटर के बीच वाला जो पोर्शन है वो अर्ध तरल अवस्था में है। अर्ध तरल अवस्था में, ठीक, अर्ध तरल अवस्था में है, इसलिए इसको जो है कि बोला जाता है प्लास्टिक दुर्बल मंडल। उसके बाद जो है कि 2900 से लेके 5100 किलोमीटर, कुछ हम फैक्ट बता रहे हैं, उसके बाद हम एकदम बढ़िया से बारीक ढंग से समझाएंगे। पहले आप लोग मोटा मोटी देख लीजिए। 2900 से लेकर के ये जो 5150 किलोमीटर, मान लीजिए ये 5150 किलोमीटर का पोर्शन है। 5150 किलोमीटर में ये पूरा का पूरा तरल अवस्था में है। ये जो है कि एकदम तरल अवस्था में है, इसलिए तरल अवस्था में है। और इसका केंद्र जो है कि सेंटर जो है वो सेंटर कौन से अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो कि हम समझाएं, एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि ऊपरी भूपटल और निचली भूपटल के बीच में कोनाड असंबद्धता, और उसके बाद हम बताएं कि ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में रेप्टी असंबद्धता, बाह्य कोर और फिर जो है कि निचली मेंटल के बीच में जो है कि गुटेनबर्ग बाइचर्ड असंबद्धता, उसके बाद आंतरिक कोर और बाह्य कोर के बीच में जो है कि लेहमेन असंबद्धता था। और यहाँ पर जो है कि 100 से 200 किलोमीटर के बीच में प्लास्टिक दुर्बल मंडल पाया जाता है। इस फिगर को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक, अगर ये जो है कि थोड़ा सा घिच पिच लग रहा है तो मिटा कर लिख सकते हैं, लेकिन समझ लेंगे आप लोग। ठीक, ये 33 किलोमीटर के ऊपर वाला जो पोर्शन है वो ठोस अवस्था में, भूपटल उसका नाम दिया गया। 3300-2900 किलोमीटर के बीच में मेंटल है और 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर के बीच में कोर है। 100 से 200 किलोमीटर जो है कि अर्ध तरल अवस्था में, मतलब कुछ भाग ठोस है तो कुछ तरल है, अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है। 2900 से 5150 किलोमीटर के बीच में जो है कि तरल अवस्था में है। यही गुटेनबर्ग बाइचर्ड असंबद्धता का मतलब कि एरिया है। ठीक, यहाँ पर हम लोगों ने इतना देखें। उसके बाद अब जो है कि हम एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर जो नीचे जाना चाहिए तो तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ने से क्या होता है? टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो उसका घनत्व भी बढ़ेगा, और घनत्व बढ़ेगा तो जो है कि प्रेशर भी बढ़ेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लोग समझ गए। इस फिगर को मिटाते हैं। अब आप लोगों को कुछ हम बात समझाते हैं जो समझिए कि अगर नीचे जाइएगा, कोई भी चीज को अगर आप गहराई में जाते हैं, एक मिनट, अगर गहराई में जाते हैं तो गहराई में जाने पर क्या होता है? टेम्परेचर में वृद्धि होती है, तापमान बढ़ता है और दबाव भी बढ़ता है, और दबाव बढ़ने के साथ साथ घनत्व भी बढ़ता है। तो ये चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ वाला भाग तो और नीचे है, तो यहाँ तो पूरा का पूरा पिघला रहना चाहिए, लेकिन ये ठोस अवस्था में क्यों है? इसके पीछे रीजन क्या है? अब आइए इस बात पर फोकस करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक कोर या फिर कह लीजिए कि बाह्य कोर जो है कि ठोस अवस्था में क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, उसको हम जो है कि देखने का कोशिश करते हैं कि पृथ्वी के जो केंद्रीय परत है, ये सेंट्रल वाला भाग है,
वो जो है कि ठोस अवस्था में ही क्यों है, क्योंकि ये तो सबसे नीचे है, सबसे दूर है, और दूर है तो यहाँ पर दबाव भी सबसे ज़्यादा पड़ रहा होगा। दबाव कहने का मतलब है नहीं कोई केकरो हम दबा देंगे, तो दबा दीजिएगा तो वहाँ पर जो है कि दबाव पड़ने में उसको तो गर्मी महसूस होगी ना, वहाँ का तापमान बढ़ जाएगा, और तापमान बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा। अब आइए समझते, क्योंकि देखिए हम क्या बोल रहे हैं, हम यह चीज बताएं कि अगर जो नीचे जाइएगा, पृथ्वी के नीचे आप जाते हैं तो नीचे जाने से जो है कि दबाव बढ़ेगा, माने दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, और दाब बढ़ेगा तो दाब जो है समानुपाती होता है किसका, तापमान का। कल के वीडियो में भी मैंने बताया था। अब तापमान जो है समानुपाती होता है घनत्व का। समानुपाती कहने का मतलब हुआ कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, और दूसरा बढ़ रहा है तो ये तीसरा भी बढ़ेगा, कारण कि तीनों एक दूसरे के समानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हुआ कि एक को अगर बढ़ा देते हैं तो नीचे उतना ही मात्रा में घट जाएगा। अगर जो टेम्परेचर को हम 10 बार बढ़ा दिए तो प्रेशर भी जो है कि 10 केल्विन ही बढ़ जाएगा। ठीक, ये चीज ध्यान दीजिए। तो नीचे जाने पर जो है कि प्रेशर बढ़ रहा है, तापमान भी बढ़ रहा है, घनत्व भी बढ़ रहा है। तो यहाँ वाला जो है कि ठोस क्यों हो गया, क्योंकि अगर तापमान बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा, दबाव भी बढ़ेगा तो उसको तो पिघल करके एकदम जो है कि हलवा हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे रीजन क्या है उसको हम बोलते हैं, आप सिर्फ सुनिए, उसको लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये जो है कि सिर्फ थ्योरी समझना है, लिखना नहीं। इसलिए आप इसको समझिए कि ये ठोस ही क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो एक चीज आप बताइए कि पृथ्वी के हम गहराई में जाते हैं तो गहराई में 32 मीटर अगर आप नीचे जाइएगा ना तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। देखिए गर्मी है इसलिए थोड़ा 32 मीटर अगर जो पृथ्वी के आप नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है कि इंक्रीज कर जाता है। मतलब कि पृथ्वी की सतह में, मतलब हम नीचे जाएंगे 32 मीटर तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। तो तापमान बढ़ने के कारण जो है कि यहाँ पर जो है कि 100 से 200 किलोमीटर के बीच में हम बताएं कि पदार्थें टूटने लगती है और अर्ध तरल अवस्था में होता है, और इसी अर्ध तरल अवस्था को प्लास्टिक दुर्बल मंडल नाम दिया गया। लेकिन एक फैक्ट ये है कि हमेशा नीचे शुरू तो आप चले जाइएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मतलब 32 मीटर नीचे गए हैं, पृथ्वी के अंदर में 32 मीटर गए तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया। फिर 32 मीटर गए, फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है कि टेम्परेचर में वृद्धि हो गई। फिर 32 मीटर गए तो फिर जो है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में वृद्धि हो गई। तो इस तरह से कुछ दूर तक आप जाइएगा, मान लीजिए कि 500 किलोमीटर तक गए तो इसी रेंज से चला। लेकिन 500 किलोमीटर के जस्ट नीचे 600 किलोमीटर तक जाइएगा तो यही रेंज से ये नहीं बढ़ता है, वहाँ पर घट जाता है 32 के, मतलब कि और बढ़ जाता। और दूर जाइएगा फिर भी टेम्परेचर में कोई वृद्धि नहीं होती। तो पहला रीजन ये है पृथ्वी के, मतलब कि केंद्रीय परत का ठोस होने का, कि जो दर से ऊपर के क्रस्ट, ऊपर के जो है कि भाग में जो है कि टेम्परेचर में वृद्धि होती है वो नीचे वाला भाग में नहीं होता। इसलिए जो है कि चट्टानें जो है कि तरलता को प्राप्त नहीं कर पाती है और वो ठोस अवस्था में। दूसरा रीजन इसका ये है कि पृथ्वी के अंदर जो है वो रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ पाया जाता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो सक्रिय पदार्थ। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ वैसे पदार्थ को कहा जाता है जो कि अपने से हमेशा जो है कि कुछ किरणें अल्फा बीटा गामा जो होता है उत्सर्जित करते रहती है, और उसी उत्सर्जन के कारण वहाँ का तापमान बढ़ा हुआ रहता है। लेकिन नीचे जाते हैं तो रेडियो सक्रिय पदार्थ हमको प्राप्त होता है, फिर नीचे जाते हैं फिर रेडियो सक्रिय पदार्थ को प्राप्ति होती है। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो रेडियो सक्रिय पदार्थ की मात्राएं घटती जाती है। इसलिए चट्टानें जो है कि तरलता प्राप्त नहीं कर पाती है, क्योंकि ऊपर वाले भाग में जो है कि रेडियो एक्टिव पदार्थों की मौजूदगी ज़्यादा होती है और नीचे वाले में कम होती है। इसलिए जो है कि पदार्थ, चट्टानें जो है कि तरलता प्राप्त नहीं कर पाती है, इसलिए इसका केंद्रीय परत जो है ठोस है। तीसरा रीजन इसका ये है, ये आप कह सकते हैं कि गहराई पर जैसे जैसे हम लोग जाते हैं ना तो चट्टानें
जो है कि उस ढंग से तरलता प्राप्त नहीं कर पाती है जिस ढंग से ऊपर प्राप्त हो रही है। इसके पीछे यह रीजन है कि कुछ ऐसे भी, जैसे कि मान लीजिए कि तापमान बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, घनत्व भी बढ़ रहा है, ठीक, तो उतना घना नहीं रह जाता है नीचे वाले भाग में, तो घनत्व तो प्राप्त नहीं होती है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा है तो घना नहीं रहने के कारण जो है कि वो तरलता प्राप्त नहीं करता है और उसका केंद्रीय परत ठोस अवस्था में होता है। ठीक, अब आगे आइए हम कुछ चीज़ों को यहाँ पर देखते हैं। इसका हम बताएं ना कि आज जो कि अध्ययन, ये मतलब कि 3 भाग में जो कि अध्ययन हुआ, उसके अध्ययन का जो कि आधार क्या था कि ऊपर वाला भाग को हम लोग क्या बताएं कि ऊपर वाला भाग जो है कि क्रस्ट कहलाता है, बीच वाला भाग मेंटल कहलाता है, नीचे वाला भाग जो है कि कोर कहलाता है। तो वो किस आधार पर हम बोल दिए, उसके पीछे कोई ठोस सबूत होगा तब तो हम बोल दिए कि ऊपर वाला जो है कि ठोस है, बीच में कुछ जो है कि तरल हो जाता है, फिर ठोस है, फिर तरल है, फिर केंद्र में जो है कि ठोस ही है। उसका क्या आधार है, क्योंकि उतना नीचे कोई नहीं गया होगा। आप देख रहे हैं, आप तो सिर्फ गेस ही ना कर सकते हैं, कहीं नीचे गए हैं, कुआं गांव में खुदाता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना खुदाता होगा, 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट, 100 फीट, लेकिन वो जो है कि केंद्रीय परत कितना है, 6371 किलोमीटर। हम बताएं इतना दूर कोई नहीं नीचे गया, ऊपर जा सकता है, नीचे खोदना जो है कि बहुत मुश्किल काम है। तो उसके लिए क्या आधार थी जिसके आधार पर हम बता दिए कि कुछ ठोस है तो कुछ तरल है तो कुछ अर्ध तरल है, और उसका केंद्र में जो है कि वो ठोस ही पदार्थ है, और कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। तो उसके पीछे क्या रीजन था, इस वीडियो में हम देखते हैं आगे। आइए उसका आधार देखते हैं। हम इसके पहले यह बताएं कि सिस्मोग्राफ या भूकंपीय तरंगों के आधार पर 3 परत की मौजूदगी का पता चला। तो ये सिस्मोग्राफ या फिर भूकंपीय तरंग जो होता है, सिस्मोग्राफ से भूकंपीय तरंग प्राप्त की जाती है, वो भूकंपीय तरंग ही है उस आधार का एकदम सबूत जो कि बताया कि ठोस है, द्रव है या अर्ध तरल अवस्था में या चट्टानें पाई जाती हैं नीचे के भाग में। तो वो जो है कि भूकंपीय तरंग कौन कौन से है उसको देखिए। तो भूकंपीय तरंग जो है, भूकंपीय तरंग वो जो है कि 2 प्रकार का होता है। एक प्राथमिक तरंग है, प्राथमिक तरंग एकदम देखते जाइए, जिसको प्राइमरी वेव बोला जाता है, प्राइमरी वेव या पी वेव भी इसी को बोला जाता है। दूसरा है द्वितीयक तरंग, द्वितीयक तरंग जिसको कि सेकेंडरी वेव बोला जाता है, इस तरह। ठीक, तो ये भूकंपीय तरंग 2 तरह के होता है, और ये भूकंप तरंग जो है कि किस आधार पर कार्य करता है वो देखिए। सबसे पहले देखिए भूकंप क्या चीज होता है, पृथ्वी का हिलना डुलना ही भूकंप है। ठीक, तो मान लीजिए कि ये पृथ्वी की संरचना है, यहाँ पर जो है कि भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति हो गई। तो भूकंपीय तरंग जो है कि एक तो पी वेव है, इसको पी वेव बोला जाता है, पी वेव शॉर्ट में, प्राइमरी वेव इसको एस वेव बोला जाता है। ठीक, आप सिर्फ फिगर को देखते जाइए। तो यहाँ पर जो है कि मान लीजिए कि भूकंपीय तरंग उत्पन्न हुई, तो इसका नाम, इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है फोकस, फोकस या फिर इसी को हिंदी में बोला जाता है भूकंप मूल या फिर फोकस। ठीक, और ये जो भूकंपीय तरंग है, सबसे पहले मान लीजिए पृथ्वी का सतह है, ये जहां पर पहुंचेगा, एकदम ध्यान से देखते जाइए, ये भूकंपीय तरंग मान लीजिए कि यहाँ पर पहुंचा, तो ये जो है कि ए पर अधिकेंद्र ये कहलाएगा, अधिकेंद्र या फिर इसी को इपी सेंटर बोला जाता है, इपी सेंटर इंग्लिश में। ठीक, और ये भूकंपीय तरंगों की यह गुण है कि हमेशा जो है कि वो भूकंप मूल से जहां पर सबसे पहले पहुंचेगा वो 90 डिग्री पर ही पहुंचेगा। 90 डिग्री कहने का मतलब एक खड़ा पर एक पड़ा कोई रेखा पड़ गया, वो 90 डिग्री एकदम सीधा सीधी, ये देखिए सीधा सीधी है, तो अधिकेंद्र पर ये 90 डिग्री का कोण ही बना करके वहां से पहुंचेगा। ये 90 डिग्री का हम सिंबल दे दिए हैं समझने के लिए, बस वैसा है कुछ नहीं। अब देखिए कि यहाँ से 2 तरंगे उत्पन्न होगी, एक पी वेव एक एस वेव। तो पी वेव जो है कि सबसे पहले उत्पन्न होती है और यहाँ पहुंचती है, बस आप देखते जाइए, ये पी वेव है,
और सेकेंडरी वेव एस वेव जो है कि थोड़ा सा ये चौड़ा, मतलब कि इसका छाया क्षेत्र बोल लीजिए तो एस वेव का बड़ा होता है। इतना आप लोग ध्यान दीजिए कि पी वेव का छाया क्षेत्र थोड़ा छोटा होता छोटा होगा और एस वेव का छाया क्षेत्र बड़ा होगा। ये भूकंप मूल है और ये सबसे पहले भूकंपीय तरंगे जहां पहुंचती है उसी को इपी सेंटर या अधिकेंद्र, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट करता है कि भूकंप जहां से उत्पन्न होती है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो फोकस या फिर भूकंप मूल। और जहां सबसे पहले पहुंचती है 90 डिग्री पर ही पहुंचेगा अधिकेंद्र इपी सेंटर। और पी वेव जो है कि वो जो है कि अधिकेंद्र से सबसे नजदीक होगा पी वेव, और एस वेव जो है कि अधिकेंद्र से थोड़ा सा दूरी पर होगा। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्राथमिक तरंगों और द्वितीयक तरंगों के माध्यम से ही यही काम नीचे भी होता है। एक चीज जान लीजिए कि ये सेंटर मान लीजिए कि 6371 किलोमीटर है, तो यहाँ पर भी पी वेव इसी तरह से आएगा और एस वेव जहां तक इसको आना है वहां तक आएगा, फिर नहीं भी आएगा। और नहीं कैसे आएगा, इसके पीछे क्या रीजन है देखिए आप लोग। ठीक, इसका जो है कि ये रीजन है कि प्राथमिक तरंगों के माध्यम से यह पता चला, क्योंकि प्राथमिक तरंग जो है ठोस में और द्रव में और गैस में, ये तीनों में चल सकता है। ये ऑल अंडर है। ऑल अंडर कहने का मतलब बैटिंग भी कर लेगा, बॉलिंग भी कर लेगा, सब काम कर लेगा अकेले। ठीक, तो पी तरंग ऐसा है, तरंग है जो कि ठोस में भी, द्रव में भी और गैसीय पदार्थ उसमें भी चलता है। और एस वेव जो है वो सिर्फ और सिर्फ ठोस में चलेगा, द्रव में नहीं चलेगा। एक चीज ध्यान रखिए। अब इसको थोड़ा मिटाते हैं और हम यहाँ पर लिखते हैं, देखते जाइए। अब प्राथमिक तरंगों के बारे में मैंने बताया, प्राथमिक तरंगों के बारे में कि ये ठोस, द्रव, गैस सब तीनों माध्यम में गमन कर सकता है। और 2 नंबर में हम बताएं द्वितीयक तरंग एस वेव कि ये सिर्फ और सिर्फ, हम बताएं कि सिर्फ और सिर्फ ठोस में गमन, मतलब ठोस में ही चल सकता है। तो इसी के आधार पर यह बताया गया कि कुछ भाग पृथ्वी का ठोस है तो कुछ द्रव है। अब एक फिगर हम आपको बताकर समझाते हैं, वो जो पिछला फिगर था उसी का रिपीटेशन है, लेकिन इसको कुछ जो है कि हम शॉर्ट माध्यम में बनाते हैं और उसको हम समझाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए कि प्राथमिक तरंग सिर्फ और सिर्फ ठोस, सिर्फ नहीं, ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में, मतलब सभी माध्यम में चलेगा। द्वितीयक तरंग जो है सिर्फ और सिर्फ ठोस में चलेगा। एक तरंग और होता है, उसका भी आप लोग थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं कि अधिकेंद्र, मतलब कि जो कि ऊपर वाला भाग हम बताए थे ना फिगर में, सबसे पृथ्वी के ऊपर वाला जो कि फोकस के जस्ट 90 डिग्री पर रहता है, तो अधिकेंद्र से कुछ नवीन भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। उसी को सरफेस वेव, धरातलीय तरंग कहा जाता है। तो धरातलीय तरंग के बारे में भी आप लोग देख लीजिए। धरातलीय तरंग या सरफेस वेव, ये जो है कि अधिकेंद्र से शुरुआत होता है, अधिकेंद्र से उत्पत्ति होता है धरातलीय तरंग का। और ये जो है कि इन्हीं के कारण हमको झटका महसूस होता है। तो इसी को जो है कि धरातलीय तरंग, सरफेस वेव या लॉन्ग वेव, लंबी तरंग, इसी को बोल दिया जाता है। तो अब हमको जो मुख्य रूप से देखना है, वो देखना यह चीज है कि जो भूकंप तरंग पी वेव और एस वेव है वो किस तरह से नीचे जाता है और कहाँ पर रुकता है, कहाँ पर उसका गति तेज होता है। तो उसको एक फिगर के माध्यम से हम आपको बताएंगे, आप बस देखिए। ठीक, देखिए और मजा लीजिए। क्या होता है, लिखते लिखते बोलते बोलते मजा आने लगता है, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा ना हो इसलिए हम स्पीड में थोड़ा चलते हैं और कुछ वैसा बात नहीं करते हैं। तो फिर देखिए, मतलब पी वेव और एस वेव। सबसे पहले देखिए कि हमने बताया कि भूपटल की जो है कि ये मान लीजिए कि ये 33 किलोमीटर तक जो है कि भूपटल है। ये मान लीजिए ये वाला पोर्शन है 33 किलोमीटर पर, 33 किलोमीटर पर। तो यहाँ पर जो है कि मान लीजिए कि यहाँ पर
ये यहाँ से जो है कि पी वेव निकला और यहाँ से एस वेव निकला। ये फोकस है एफ से, और ये जो है कि इपी सेंटर है ई से हम डिनोट कर दिए इसको, ठीक। ई यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एफ है। ये 90 डिग्री वाला थोड़ा सीधा रहना चाहिए, नहीं तो आप लोग समझ जाइएगा कि 90 डिग्री ये टेढ़ा टेढ़ी कब से बनने लगा। इसको थोड़ा सा सीधा बनाते हैं, ये इपी सेंटर है, ठीक। अब यहाँ से मान लीजिए कि भूकंप मूल है, तो सबसे पहले जो है कि क्या हम बताएं कि पी वेव और एस वेव 33 किलोमीटर तक ठोस अवस्था था उसके पहले वाला फिगर में। तो पी तरंग और एस तरंग, इधर से मान लीजिए कि पी वेव आ रहा है, इधर से एस वेव आ रहा है, ये दोनों दोनों इधर आया। ये एस लिखा हुआ, 5 नहीं लिखा हुआ है, ज़्यादा समझ मत जाइए कि 5 लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ। पी और एस ठोस में ये चला, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा लेते हैं 100 किलोमीटर, बस आप देखते जाइए। 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक जो है कि इससे भी ज़्यादा घना ये भी ठोस ही है। और पी वेव और एस वेव ये दोनों यहाँ तक आए, पी और एस, और इसकी गति अचानक बढ़ गई। हम उस थ्योरी को बोल कर भी समझाएंगे। और ये मान लीजिए 200 किलोमीटर पर ये रेखा हम लेते हैं, तो 100 से 200 के बीच में उस फिगर को ध्यान रखिए। अर्ध तरल अवस्था प्लास्टिक दुर्बल मंडल हम बताए थे, ये प्लास्टिक दुर्बल मंडल, ये प्लास्टिक गलती लिख रहे हैं, इसको थोड़ा सा देखिए, प्लास्टिक दुर्बल मंडल, प्लास्टिक दुर्बल मंडल है, ठीक। ये 100 से 200 किलोमीटर और अर्ध तरल है, अर्ध तरल। तो इसमें क्या हम बताएं कि अर्ध तरल है, तो पी वेव तो आया लेकिन इसकी गति भी घट गई। ये पी वेव भी नीचे आया लेकिन इसकी गति जो है कि घट गई। और एस वेव जो है कि वो और मतलब कि कम गति से चलने लगी। क्यों? क्योंकि हम बताएं पी वेव ठोस, गैस और द्रव तीनों में चल सकता है, लेकिन इसकी गति जो है कि ठोस में सबसे ज़्यादा होता है और तरल में और गैस में जो है कि वो कम जाता है। तो इसकी गति जो है कि कम गई, इसकी गति कम किसकी? तरंगों की गति कम, ठीक। तरंगों की गति कम गई और धीरे धीरे यहाँ तक आया। और अचानक यहाँ से आने के बाद जो है कि ये मान लीजिए 2900 किलोमीटर यहाँ पर हम रखते हैं। इसके पीछे वाला फिगर देखे होंगे तो हम समझ रहे होंगे कि हम ये डाटा ही क्यों ले रहे हैं। 2900 किलोमीटर से लेकर के हम आगे लेंगे कितना, 5150 किलोमीटर। ये मान लीजिए 5150 किलोमीटर का है, तो यहाँ जो है कि पूरा का पूरा तरल अवस्था है। ये चीज़ ध्यान रखिए, ये तरल अवस्था है। अब क्या हम बोलने वाले हैं, जो एकदम ध्यान से देख रहे हैं वो समझ भी गए होंगे कि पी वेव और एस वेव तो यहाँ पर चला लेकिन बहुत धीमे धीमे चला, और फिर जो है 200 से लेकर के 2900 के बीच में जो है कि इसकी गति एकदम जो है कि अचानक से बढ़ जाती है। और अचानक से बढ़ जाती है पी वेव और एस वेव की, ठोस है, ये ठोस है, इस कारण से क्वाड्रेंट की तरंगों की गति जो है कि ठोस में अत्यधिक होती है, ठीक। ठोस में गति जो है कि बढ़ गया, गति जो है इंक्रीज कर गया। यहाँ पर भी गति जो है कि इंक्रीजेज है, ये गति का सिंबल हम दे दिए हैं, गति जो है कि इंक्रीज कर गया। यहाँ पर जो है कि गति थोड़ा सा डिक्रीज किया है, मतलब कि नीचे गया है। अब यहाँ पर क्या देखें कि ये पूरा का पूरा पानी ही है, तरल ही है। तो यहाँ पर क्या कहें कि पी वेव तो तरल में भी चल सकता है, ठोस में भी चल सकता है। तो पी वेव यहाँ एंट्री मारता है, लेकिन एस वेव का एंट्री यहीं पर एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद जो है कि ये धीमे धीमे फिर चला 5150 तक। यहाँ मान लीजिए कि 6371 किलोमीटर हम बता रहे थे कि 6371 किलोमीटर जो है केंद्रीय परत है। और यहाँ जो है कि केंद्रीय परत ठोस अवस्था में, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ कौन वेव आएगा? पी वेव आएगा, सिर्फ और सिर्फ पी वेव जो है। और इसकी गति जो है कि अचानक से एकदम से बढ़ जाती है, ठीक। अब इसी आधार पर बताया गया कि पृथ्वी की अंदर की संरचनाएं किस ढंग से है। तो हम क्या बताएं कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर ये 3 भाग विभाजित किया गया। अब ध्यान से देखें कि जितना हम बताए हैं उसको एक बार एकदम जो है कंसेप्ट को सुन लीजिए 3-4 मिनट के अंदर, उसके बाद इस वीडियो को दैनिक करेंगे। सबसे पहले बताएं कि पृथ्वी पर हम निवास कर रहे हैं उसकी अंदर की संरचना के बारे में 2 तरह के सिद्धांत दिया गया।
पहला सिद्धांत था स्वेस का वर्गीकरण। स्वेस ने अपने वर्गीकरण में बताया कि पृथ्वी की अंदर की संरचना जो है 3 प्रकार से होता है। एक सबसे ऊपर वाला का नाम दिया सियाल, दूसरा का दिया सीमा, तीसरा का दिया नीफी। उसके बाद इस आधार पर ज़्यादा इसको प्रामाणिकता नहीं मिल पाया, इसलिए आगे के वैज्ञानिक ने भूकंपीय तरंग को आधार बना करके अंदर की संरचना को जानने का प्रयास किया। तो भूकंपीय तरंगों के आधार पर भी 3 तरह से इसको पृथ्वी की आंतरिक संरचना को विभाजित किया गया। पहला सबसे ऊपर वाले को क्रस्ट नाम दिया गया, बीच वाले को मेंटल नाम दिया गया, सबसे लास्ट वाले को जो है कि कोर नाम दिया गया। तो उसमें भूकंपीय तरंगों को बताया कि 2 तरह के तरंग होते हैं, एक प्राइमरी वेव पी वेव प्राथमिक तरंग, दूसरा एस वेव जो होता है सेकेंडरी वेव। उसके आधार पर हम संरचना को बांट कर देखेंगे। तो उस संरचना किस तरह से बटा, तो पी वेव पहले से वैज्ञानिक जानते थे कि ये ठोस में और द्रव में और गैस में मतलब तीनों माध्यम में चल सकती है। एस वेव सिर्फ और सिर्फ ठोस में चलता है और किसी माध्यम में नहीं चलता है। तो उन्होंने देखा कि 33 किलोमीटर तक तो जो है कि ये पी वेव और एस वेव जाता है। देखिए पी वेव एस वेव जा रहा नहीं जा रहा है, इसको कैसे पता लगाएंगे। तो सिस्मोग्राफ जो है कि भूकंप के तरंग को मापने का एक यंत्र है। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा है। ध्यान दीजिएगा कि भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किसके माध्यम से किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ विधि के द्वारा किया जाता है। तो सिस्मोग्राफ ऊपर ही जमीन का रहता है और वही जो है कि यंत्र बताता है कि तरंग कितना दूर गया और उसकी गति क्या थी। गति और दिशा सिस्मोग्राफ यंत्र से मापा जाता है। तो सिस्मोग्राफ जो है कि अपने रीडिंग पॉइंट पर यह बताया कि पी वेव और एस वेव जो है कि एक चाल से 33 किलोमीटर तक आया। 33 किलोमीटर के बाद इसकी जो है कि गति अचानक से बढ़ गई, इसलिए 33 किलोमीटर के बाद के जो है कि परत को वैज्ञानिक माना कि ज़्यादा घना है, ज़्यादा ठोस है। तो 100 किलोमीटर तक दोनों की गति में क्रमिक वृद्धि होती रही। उसके बाद 100 किलोमीटर तक जैसे ही दोनों तरंग आया, फिर 100 से 200 किलोमीटर तक ये दोनों बकलोलवा जो है ना कि इसका जो है कि चलिया कम गया, मतलब कि इसका गति जो है कि धीरे धीरे कमना शुरू हो गया। ये पूरा दौड़ दौड़ के आ रहा था, पहले यहाँ तक दौड़ा, मान लीजिए कि ये है रनिंग 5 किलोमीटर वाला। उसके बाद ये 100 मीटर वाला रनिंग में ये दोनों आ गया कि एकदम तेजी से दौड़ने लगा। फिर ये दोनों थक गया तो फिर धीरे धीरे आने लगा। 100 से 200 किलोमीटर के बीच में जो है कि धीरे धीरे पूरा चलना शुरू कर दिया। उसके बाद देखा कि जब धीरे धीरे चल रहा है तो यहाँ पर कुछ रुकावट आ रहा है, तो इसी को वैज्ञानिक माना कि ये जो है कि अर्ध तरल अवस्था में है, पूरा तरल अवस्था में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है कि ये तरंग और ये तरंग दोनों आया। अगर पूरा तरल रहता तो एस वेव इसके बाद जाता ही नहीं। तो इसको अर्ध तरल अवस्था, प्लास्टिक दुर्बल मंडल और गति इसके तरंगों की कम गई। फिर अचानक देखा कि 200 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर के बीच में जो है कि औसतन इसकी गति में क्रमिक वृद्धि होगी। फिर से ये दोनों को सोचा कि अब हमको पास होना है, इसलिए थोड़ा तेज दौड़ लगाते हैं। तो दौड़ते दौड़ते यहाँ तक एकदम पहुँच गया 2900 किलोमीटर तक। और इससे यह पता चला कि दोनों की गति में क्रमिक वृद्धि हो रही है। तो 200 से 2900 किलोमीटर के बीच में इसकी अवस्था ठोस की होगी। फिर देखा कि 2900 किलोमीटर तक पहुंच गए तो फिर जो है कि लंगड़ाक चलने लगा पी वेव, और एस वेव वहीं पर दम तोड़ दिया, मतलब कि उसका खेला वहीं खत्म। तो वैज्ञानिक बताया कि एस वेव जो है कि पानी में नहीं चल सकता है, इसलिए नीचे वाला पानी होगा, इसलिए वहीं पर रुक गया। तो एस वेव की खेला खत्म 2900 किलोमीटर तक। पी वेव फिर धीरे धीरे चला 5150 किलोमीटर तक। 5150 तक जैसे ही आया उसके बाद नीचे गया तो इसकी गति पूरा का पूरा बढ़ गया, सबसे मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है कि इसकी गति बढ़ गई। तो यहाँ पर वैज्ञानिक माना कि 8 से 11 किलोमीटर इसका औसतन गति हो गया, क्योंकि इधर जो है कि 3.5 5.5 के आसपास में चल रहा था, यहाँ 8 से 11 किलोमीटर के रफ्तार से ये चलने लगा। तो यहाँ पर माना कि केंद्रीय परत ज़्यादा घना है और ज़्यादा ठोस है, पी इसमें इंटर किया और इसकी गति को बढ़ा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि पृथ्वी की अंदर वाली संरचना को कौन आधार से समझा गया और कैसे कैसे है, कहाँ पर जो है कि तरल है, कहाँ अर्ध तरल है, कहाँ ठोस है, कि यहाँ पर कौन सा असंबद्धता पाया जाता है, वो सब चीज़ को आप लोगों ने बारीक से देखा और समझा भी। ठीक, एक चीज़ और हम लिख देते हैं, बस उसको लास्ट में आप लोग समझ लीजिएगा, कारण कि फिगर के माध्यम से जब हम बता रहे थे तो आप लोग को थोड़ा सा परेशानी हुआ होगा, क्योंकि फिगर थोड़ा सा मोटा था। ठीक है, इसलिए हम लिख देते हैं, उसको समझिए लास्ट चीज़। इसको ध्यान से देख लीजिए, असंबद्धता वाला क्वेश्चन पूछता है। हम बताएं पहले क्या कि ऊपरी भूपटल और निचली भूपटल,
ऊपरी भूपटल, भूपटल और निचली भूपटल, निचली भूपटल, निचली भूपटल लिखा हुआ है। इसके बीच के जो असंबद्धता था उसको हम कोनार्ड असंबद्धता कहेंगे, कोनार्ड असंबद्धता, इसको देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा में हमने क्या बताया, ऊपरी भूपटल निचली भूपटल हो गया। अब कौन सा भाग आएगा, निचली भूपटल और फिर ऊपरी मेंटल, निचली भूपटल, भूपटल, निचली भूपटल और ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल। इसके बीच की असंबद्धता को मैंने बताया था कि ये दोनों के बीच में असंबद्धता जो होता है उसका नाम था मोह असंबद्धता, मोह असंबद्धता। ठीक, असंबद्धता का मतलब एक रेखा है। उसके बाद ऊपरी मेंटल हो गया, तो ऊपरी मेंटल, मेंटल, ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल, एक ट लिखा हुआ है, ऊपरी मेंटल। उसके बाद क्या आ जाएगा, बाह्य कोर, बाह्य कोर। ये दोनों के बीच में जो है कि रेपटी असंबद्धता, रेपटी असंबद्धता, रेपटी असंबद्धता कहाँ कहाँ के बीच में है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, सॉरी ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल आएगा। निचली मेंटल तो आया ही नहीं, ये चीज ध्यान दीजिए कि निचली मेंटल तो आया ही नहीं। ऊपरी मेंटल हो गया ना, निचली भूपटल और ऊपरी मेंटल के बीच में मोह संबंध है, इसको स्क्रीनशॉट मारिएगा। ऊपरी मेंटल और फिर निचली मेंटल का भाग आएगा, निचली मेंटल, निचली मेंटल। ठीक, रेप्टी असंबद्धता। अब आएगा निचली मेंटल, निचली मेंटल, निचली मेंटल और फिर बाह्य कोर, बाह्य कोर, बाह्य कोर। ये दोनों के बीच में जो असंबद्धता होगा वो गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग या बाइचर्ड, बाइचर्ड असंबद्धता, असंबद्धता लिख देते हैं। उसके बाद जो है कि बाह्यतम कोर जो हो गया, बाह्यतम कोर, बाह्य कोर और आंतरिक कोर, ये दोनों के बीच जो असंबद्धता आएगा उस असंबद्धता का नाम दिया गया लेहमेन असंबद्धता, लेहमेन असंबद्धता। ठीक, यहाँ पर आप लोग इतना चीज देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन पूछता है, ऊपरी भूपटल सबसे ऊपर वाला, उसके बाद जस्ट नीचे वाला भूपटल, कारण कि तीन भाग, भूपटल, मेंटल और कोर। तो ऊपर वाला भूपटल और नीचे वाला भूपटल कोनार्ड असंबद्धता, फिर नीचे वाला भूपटल और ऊपरी वाला मेंटल जो मोह असंबद्धता, ऊपरी मेंटल निचली मेंटल रेप्टी असंबद्धता, निचली मेंटल बाह्य कोर गुटेनबर्ग बाइचर्ड असंबद्धता, बाह्य कोर आंतरिक कोर लेहमेन असंबद्धता। ठीक, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, तो इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।